हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आई एम अनिकेत फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज के वीडियो की टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, पर उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक नया वीडियो मेरे पास आया है जिसमें एक लड़का है जो वेस्ट बंगाल से नया ज्वाइनिंग है, बैंकिंग जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो उसके बारे में कुछ बातें उसको मुझे बतानी है और उसके माध्यम से आप सभी के पास एक मैसेज देना है। देखो, आरआरबी बीओ में अब जब आते हो तो भाई साहब ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम आरआरबी पीओ में आके अंबानी अडानी को लोन दोगे। बिल्कुल नहीं। आरआरबी में क्लर्क हो या पीओ हो, उसका जॉब रोल थोड़ा सा अलग होता है। पोस्टिंग रूरल होता है क्योंकि आरआरबी का नाम ही वैसा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आरआरबी में काम बहुत कम होता है। अरे भाई, काम कम करने के लिए तुम्हें पैसा मिलेगा क्या? सैलरी किस काम के लोगे? मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूंगा और फ्यूचर में भी यही बोलूंगा, वर्कलोड सेम है, प्रेशर हम खुद बनाते हैं। हाँ, उसके पूरे वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है, जो कि लिंक के प्रॉब्लम। ये आप एक कॉम्प्लेन करने वाली बात हो सकती है इसमें। उसके अलावा पूरे के पूरे वीडियो में जो भी उसने कहा या उसके माध्यम से आप लोगों ने कमेंट्स किए, वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने गलत वर्ड की यूज किया है क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा था। ऐसा मत करो। आप सबको एक वार्निंग समझ लो, एक बड़े भाई के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। जो भी आरआरबी में आना चाहते हो, दिमाग में ये चीज मत रखो कि वहां पे जाके लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लाइफ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फील्ड विजिट नहीं करना होगा तो फील्ड विजिट नहीं करोगे तो क्या करोगे? रिकवरी तो करना होगा ना भाई, नहीं तो एनपीए रिडक्शन कौन करेगा? और फील्ड विजिट घटिया काम है, बोरिंग काम है। किसी से भी पूछो, फील्ड विजिटिंग से अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। जी हाँ, गर्मी लगेगी आपको, बाहर घूमोगे तो थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब हो सकती है इस गर्मी में, लेकिन फील्ड में जाके जो मजा आता है ना, वो किसी में नहीं है। ब्रांच में बैठकर जो मजा है, उससे कई गुना ज्यादा मजा फील्ड में है। अगर आपको बैंकिंग जॉब से प्यार है तो आप आईबीपीएस आरआरबी लो, आईबीपीएस पीओ लो, कहीं पे जाके भी खुश रह सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ रिलैक्स लाइफ चाहिए, आपको काम कम करना पड़ेगा, ऐसा कोई जॉब चाहिए, तो भाई साहब बैंकिंग में मत आओ। ये मेरा वार्निंग समझ लो। और जो पासबुक प्रिंटिंग के बारे में जो बात मैंने सुनी है, मुझे वीडियो में जो मुझे दिखा, जो सुना, पासबुक प्रिंटिंग का जो सिस्टम है, भाई साहब तुम आरआरबी में हो, कोई R1 सिटी में नहीं हो। जो पासबुक प्रिंट करने जो आते हैं जो लोग, वो बहुत ज्यादा लिटरेट होंगे। आधे से ज्यादा लोग इलिटरेट होते हैं, अंगूठे छाप से होते वो लोग। तो उन लोगों को समझाना हमारी ड्यूटी है। अगर आप समझाने में इतना ज्यादा एक कस्टमर को 2-3 बार सर्विस देने से आपको कतरा जाते हो, आपको दिक्कत होती है, तो भाई आप किसी भी बैंक में जाके ना ऐसे ही आपको फील होगा। आपके लिए बैंकिंग जॉब नहीं है। आप आपको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों को बैंकिंग में आना ही नहीं चाहिए। बैंकिंग जॉब को आप लोग समझे नहीं, आप लोग ज्यादा जल्दी सिलेक्शन के लिए इस बैंकिंग फील्ड को चूज किए हो, बस यही रीजन है। बैंकिंग को चूज करने का आप लोगों का रीजन नहीं है, आपको बैंकिंग जॉब नहीं करना है, एक जॉब चाहिए था, इसीलिए बैंकिंग में फर्स्ट होता है तो आ गए। लेकिन नहीं, ऐसा जो लोग ऐसे करते हैं ना, बाद में अगर आप बैंकिंग जॉब से प्यार नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये पहले से समझ लो। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, टेरा मेरा हो गया, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, अब सीधा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आऊँगा। लेकिन फिर से वही बात दोहराने की कोशिश करूंगा कि बैंकिंग जॉब से प्यार करो या बैंकिंग में मत आओ। आरआरबी में आपको रूरल पोस्टिंग मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, क्या क्या नेगेटिव है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में रिग्रेट जैसी फीलिंग ना आए। आरआरबी रूरल पोस्टिंग देता है, आरआरबी घर से दूर पोस्टिंग देता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना आपको और नेशनलाइज्ड बैंक में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आरआरबी में जितने भी कस्टमर आते हैं वो आधे से ज्यादा इलिटरेट होते हैं, तो उसको समझाना हमारी कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूरल इंडिया को सर्व करना भी एक अलग मजा है उसमें। फील्ड विजिट किसी भी बैंक में जाओ करना होता है, उससे घबराने उसको एक लोड की तरह लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है किसी भी बैंक में। और एक जो डायलॉग वीडियो में मुझे दिखी, जो डायलॉग उसने दिया है कि अगर काम करना है तो आरआरबी में क्यों, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में ही ज्यादा काम कर लूं। तो भाई नेशनलाइज्ड बैंक में जाना, एक बार जाओ, उसके बाद जो रिग्रेशन आपके अंदर आएगा कि आरआरबी में ही अच्छा था, तब बताना, ठीक है? कुछ लोगों का ये डाउट था कि अलाउंसेस का क्या मिलते हैं। तो भाई साहब मैं
सैलरी स्लिप बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जान लो कि अब आपको जो ज्वाइनिंग मिलेंगी तो 50 से 51 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा, और ग्रॉस 58 की 59 ऐसा होगा। ये था। और उसके साथ साथ मैं जो जिस आरआरबी में हूँ उसमें आपको अलग से न्यूज़पेपर और उसके साथ साथ मोबाइल बिल के क्लेम मिलते हैं, और ईयर में एक बार तो आरआरबी या किसी भी बैंक में एक मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलते हैं, वो अलग बात है। और पेट्रोल के 15 लीटर्स के पैकेज मिलता है हर महीने के। तो ये मतलब मेरे आरआरबी मुझे प्रोवाइड करता है। उसके बदले में वो तो कुछ लेबर हमसे मांगेगा, काम करना होगा ना। तो देखो, अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो वो अलग होता है थोड़ा सा। प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट डिवाइडेशन है वो थोड़ा अलग है। प्री में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग। 18 नंबर्स के होते, 40-40 डिवाइड होता है। उसके लिए आपको टाइम मिलेंगे 45 मिनट्स, मतलब एक साथ, कोई डिवाइडेड नहीं है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आरआरबी पीओ के बाद बोलूँ तो थोड़ा टफ होता है, मतलब क्वेश्चन के लेवल पर। आरआरबी क्लर्क में इजी आता है। इजी मतलब बहुत ही ज्यादा इजी, जिसमें कट ऑफ 80 में 80 भी जा सकता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बूस्ट कर लो कि 80 में 80 आ जाए। क्लर्क की बात कर रहा हूँ। और पीओ में आपको थोड़ा नॉलेज के साथ साथ स्पीड को दोनों को एक साथ बूस्ट करना है। मैथ्स में अगर बात करूं, मैथ्स के पहले आपको क्या करना है, एरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स है एक बार उसके सारे के सारे ओवरव्यू ले लो। मतलब उसको लेके बैठ गए ऐसा नहीं, 7 या 8 कुछ टॉपिक्स होंगे एरिथमेटिक के, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको हर वक्त साथ में लेकर चलना होगा। मतलब बैंकिंग में जाने के बाद भी आपके साथ वो नहीं छोड़ने वाला। तो वो सारे टॉपिक्स को आपको करना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे जो टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ जो भी टॉपिक है कुछ आप छोड़ सकते हो, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये मैं खुद छोड़ा था उसको। और भी थोड़ा कुछ ऐसे छोटे मोटे थे, आप मुझे याद नहीं उसके नाम, 1-2 टॉपिक थे जो इसको मैंने स्किप किया था। लेकिन ज्यादातर टॉपिक आपको सीखने होंगे, ठीक है। तो पहले आपको एरिथमेटिक के 7-8 जो चैप्टर्स है, 10 हो या 7 हो या 8 हो, वो उसको एक बार ओवरव्यू उसके ले लेने हैं। क्या क्या है उसमें, उसके बेसिक टॉपिक्स क्या है, बेसिक नॉलेज उसमें क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, ये जान लो बस। इतना जानने के बाद आप सीधा जाओ स्पीड मैथ पर। आपके स्पीड मैथ जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे, उतना चांसेस आपके ज्यादा होंगे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके एरिथमेटिक में आ पाओ। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो स्पीड मैथ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में इतना ज्यादा टाइम गवा देते हैं, वो डीआई में देर से आते हैं, और डीआई में देर से आने के बाद उसके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो एरिथमेटिक कर पाए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा जरूर आप पहले स्पीड मैथ को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लो कि आपको देखते ही, मतलब हम लोग, मतलब बंगाली में एक बानी है, उसको क्या कहते हैं, श्लोक है, जो मैं हर मेरे बंगाली स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, दोस्त हो, भाई बहन, सबको मैं बोलता हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बंगाली में। मैं कहता हूँ कि खाता थे माथा बेशी करो, ये एक बंगाली वर्ड है, ठीक है। मतलब पेज से ज्यादा ब्रेन में करो। तो इसीलिए मतलब ये आपको फॉलो करना है। इतना ज्यादा स्पीड बढ़ा लो कि आपको देखते ही हो जाए, ब्रेन में ही कंप्लीट कर लो उसको, उस मैथ को। स्पीड मैथ कैसे बढ़ाओगे, पीडीएफ है बहुत सारे अवेलेबल, गूगल में सर्च करो, डाउनलोड करो और सॉल्व करने बैठ जाओ। और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, उसको आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वो आप लोग नहीं सीखोगे ना तो आपको मतलब दिक्कत होगी, सॉल्व करने के टाइम आपको ज्यादा लगेंगे, ठीक है। जैसे देखो, एक कुछ भी एक क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन होते कि परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं कि 62% ऑफ 50, तो ये आप तो निकलना बहुत टफ होंगे। लेकिन इसको रिवर्सेबल परसेंटेज का रूल अगर लगाओगे इसमें तो 50% ऑफ 62 ऐसे एक रूल होते, 1/2 करो उसको आधा करो तो 31 होते। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सादा रूल है जिसको आपको यूट्यूब में आशीष अरोड़ा सर से सीखने को मिल जाएगा, जिससे आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, स्ट्रैटेजी में एक अलग से एक मतलब आपको चमक नजर आएगा, ठीक है, आपके सॉल्विंग की जो स्ट्रैटेजी होंगे। तो ये गया मैथ के बारे में। मैथ में मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करूं, पहले आप स्पीड मैथ को करो, मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन को अटेम्प्ट करो। उसके बाद आप नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक जो भी आए क्वेश्चन में उसको सॉल्व करो। उनमें से जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है वो सॉल्व करो। इजी क्वेश्चंस को पहले कर लो। उसके बाद आओ डीआई पर। डीआई सॉल्व जितना जल्दी के जरिए में आप सॉल्व कर सकते हो वो करो। उसके बाद आओ एरिथमेटिक के टॉपिक जो आपको अच्छी लगती है, जो आपसे ज्यादा फास्ट बन सकता है, वो सॉल्व करो। ये गया मैथ के बारे में। मैथ में आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करो, आपको मतलब जन्नत मिल जाएगा मैथ में, क्वांट में, ठीक है। ये गया। अब आता हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में मेरा गुरु था, आज भी है, अंकुश लंबा सर।
तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, या पुनीत शर्मा। ये 2 सर हैं जो रीजनिंग में रिलायबल है। बाकी बहुत सारे सर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया तो मैं उसके बारे में आपको रिकमेंड नहीं कर सकता और उसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता। आप लोगों को इच्छा है आप लोग फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले रीजनिंग में आपको देख लेना है सिलेबस क्या है। कुछ लगभग ऐसे कुछ 8 अरिथमेटिक की तरह ही 8 या 9 सब्जेक्ट होंगे, मतलब टॉपिक्स होंगे सब्जेक्ट में। तो वो सारे क्लियर करो पहले, उसके टॉपिक्स को एक एक करके खत्म करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट सॉल्व करो, सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आ जाओ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रीजनिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में ये 2 टॉपिक। इसके वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, मतलब 35 मार्क्स के, अगर मतलब आरआरबी क्लर्क की बात करूं 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, तो उनमें से आपको 20 मार्क्स या 25 मार्क्स कभी कभी भी पजल और सिटिंग से आते हैं। बाकी 10 या 15 या 12 आते बाकी सारे टॉपिक से। मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा वेटेज रहता है इसका। वैसे ही आरआरबी में भी 40 मार्क्स में लगभग 30 या 25 उसी टॉपिक से आएंगे, बाकी जो 15 जो भी जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है वहां से आएंगे। तो पजल और सेटिंग के लिए मैं एक अच्छी सोल्यूशन आपको देता हूँ। अनअकैडमी पे जाना, फ्री कोर्सेस एक है, फ्री कोर्सेस नाम की एक मतलब स्लॉट है, वहां पर क्लिक करना। वहां पर अंकुश लम्बा सर के आपको, अगर मैं सबको प्लस करूं तो आपको वहां पर 600 से 650 पजल्स के सेट मिल जाएंगे। वहां पर आप एक एक वीडियो को ऑन करो, पॉज करो, खुद सॉल्व करो, देखो स्पीड इंक्रीज होता है कि नहीं। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एक सेट को लगा लिया, 2 सेट को लगा लिया ना, एक सेट में शायद एक 80 का सेट होगा, एक 60 का सेट होगा, एक 100 का सेट होगा, ये 1-2 लगा लिया ना, आपकी स्पीड दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, ये आपको खुद महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसे करो रीजनिंग को प्रैक्टिस, और ऐसे ही जो मैं पहले बोल दिया क्वाड्रेटिक मतलब क्वांट के करो। देखो ये जो वीडियो में मतलब ये पॉडकास्ट होता है ना, ये अनस्क्रिप्टेड होता है, तो मतलब कुछ गलती जब होता है ना, उसको मैं रिटेक लेके उसको सॉल्व करता हूँ, कुछ लिखा विखा नहीं होता मेरे सामने। ये गया प्रीलिम्स के। आज वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया है तो प्रीलिम्स में ही सीमित रहो। ये जो रीजनिंग और जो क्वांट के मैंने स्ट्रेटेजी बताए हैं ये फॉलो करो। ये कंप्लीट करने के बाद सीधा टूट पड़ो मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट अगर आपने ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाए तो समझो आप बाकियों से बहुत दूर रह गए हो, मतलब पीछे हो गए हो। क्योंकि प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट की इतना ज्यादा अहमियत है, आपको बाद में समझ में आएगा। मैं ऐसा भी दिन गया है, मैं दिन में या एक पूरे दिन में 4 बार मॉक टेस्ट दिया हूं, 4 बार। मतलब सुबह में 2 लगा दिए, मतलब एक एकदम सुबह, उसके बाद दूसरा 10 बजे, तीसरा 2 बजे के लगभग करीब, उसके बाद उसके एनालिसिस भी करना होता है, तो इसलिए ये इतने गैप टाइम के लिए गैप लेता हूं मैं, और एक शाम को 7 या 8 बजे। तो ऐसे मेरा शेड्यूल था, 4 या कभी 3 मॉक टेस्ट में देता था। प्रीलिम्स के लिए देना ही होगा आप सभी को, अगर स्पीड को इंक्रीज करना है। पहले मार्क्स कम आएंगे, उससे घबराने वाली, दुख में डूब जाने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। अगर मैंने जो आपको बोला पजल और सिटिंग में फॉलो करो, वो प्रैक्टिस करो, और रोज मिसलेनियस टॉपिक जो रीजनिंग के हैं वो धीरे प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड, तो दोनों में आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब रीजनिंग में जो सॉल्विंग का पैटर्न है मैं बता देता हूँ। पहले रीजनिंग में मिसलेनियस को मारो, उसके बाद पजल एंड सेटिंग में जाओ। पहले पजल और सेटिंग को टच मत करना, तो वहीं पर फंसोगे, बस वहीं पर अटक जाओगे, ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये गया प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स आप अगर क्लियर करते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो मेंस के लिए। प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, बस उतना ही। मतलब जिसने मान लो 80 में अगर 50 कट ऑफ होता है आरआरबी पीओ में, तो अगर जिसने 60 स्कोर किया और जिसने 51 स्कोर किया, दोनों ही एलिजिबल है मेंस के लिए, बस उतना ही। उसके बाद उसके मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। उसके बाद आप फिर से मेंस के लिए लग जाओ। मेंस के स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। जो आपके डाउट्स और भी बचते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको लेकर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। डाउट भी क्लियर होगा, उसके बाद उसके साथ साथ मेंस के स्ट्रेटेजी, उसके बाद इंटरव्यू के डिटेल्स बताऊंगा। इंटरव्यू के लिए एक मैं 1-to-1 कोर्स भी लॉन्च करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो। अगर आपको चाहिए
है कि एक गूगल मीट के जरिए में या जूम के जरिए 1-to-1 आपको इंटरव्यू की जरूरत है तो मैं अरेंज भी कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो बात की बात है, पहले प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करो। तो आज के लिए पॉडकास्ट यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज छुट्टी के दिन है इसलिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया इसलिए। तो तब तक के लिए गुड बाय। सब ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो विथ हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, ठीक है। गुड बाय, साइनिंग आउट फ्रॉम ऑनी बॉय बैंकर।